मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ द मच 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 नीडेड वीडियो दैट इज ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी। डर लग रहा है? प्री बोर्ड आने वाले हैं। कुछ लोगों के शुरू हो गए होंगे, कुछ लोगों के काफी जल्दी आने वाले होंगे, है ना। तो अब क्या करें? सबसे बड़ी गलती तो मैं आपको अभी बता दूं, जो बच्चे करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है ना, प्री बोर्ड ही तो है, मेन एग्जाम तो नहीं है ना, मेन एग्जाम तो नहीं है, मेन एग्जाम जब होगी तो पढ़ लेंगे। अभी प्री बोर्ड के मार्क्स कोई जुड़ते थोड़े है एग्जाम में, ये तो ट्रायल एग्जाम है, जितना आता है इतना कर लेते हैं, ज्यादा नहीं सोचते हैं, चलाते रहते हैं रील्स इंस्टाग्राम। हो रहा है, नींद आ रही है, बहुत सारी आ रही है ना, पढ़ने बैठते हैं और सो जाते हैं, है ना। बस फोन हमारे हाथ से नहीं छूटता है, आंसर लिखने के लिए हम फोन हाथ में से निकालते हैं, कब 2-3 घंटे हम और कुछ देखते देखते निकाल देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। ये सारी परेशानियां आपके साथ में हो रही होंगी। ये गलतियां जो है, ये परेशानियां नहीं है, ये गलतियां हैं, ये ब्लंडर है, ये इतने बड़े ब्लंडर है कि इससे और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इनको कैसे सुधारना है, मेरी बात समझिए। हम करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात। स्ट्रैटेजी के बारे में तो बात हम करेंगे, जो सारे सवाल आपके दिमाग में हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें जिसके कारण आपको परेशानी हो रही होगी उसको भी हम एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सबसे ज्यादा नींद आ रही होगी, ठंड का टाइम है, एकदम आप किताब खोली और सो जाते होंगे। तो कुछ चीजों का जरूर से आप ध्यान रखो। सबसे पहली बात तो अपना रूटीन बनाओ पक्के से। क्या मैडम, कौन सी नई बात बता दी है? तो हमको ही बताए, बनाना कैसे रूटीन ये थोड़ा बताओ। तो देखो, आपको करना क्या है ना, थोड़ा सा अपने आप को लेके स्ट्रिक्ट होना है। पलंग पे बैठ के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी। पलंग पे बैठ के पढ़ाई करोगे, माहौल ही वो मिलता है, बैठते हैं, लेटते हैं और सो जाते हैं। आप आराम से अपनी एक टेबल करो। टेबल आपको मिल रही है, सिलाई मशीन मिल रही है तो वो ठीक है, ड्रेसिंग टेबल घर की मिल रही है तो वो ठीक है। टेबल मतलब एक हिस्सा जिसके ऊपर आप अपनी किताब रख सकते हो, और एक चेयर, भले वो स्टूल हो या कुछ भी हो, चेयर हो, जो भी नॉर्मली घर में अपने को मिल जाती है, वो अपने को लेना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आराम से बैठ के आप 1-2 घंटा तो एक स्ट्रेच पे पढ़ पाओगे। 3 घंटे भी कर लिए अगर एक स्ट्रेच पे ढंग से पढ़ाएगी तो ठीक है। ब्रेक ले रहे हो तो ज्यादा लंबे ब्रेक मत लो। देखो, सारी चीजों का एक कुल मिला के कंक्लूजन यही है, अगर अपने आप को अपने दिमाग से तैयार किया कि ये कर क्यों रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये पढ़ाई अगर आपको करनी क्यों है, ये बार बार खुद को याद दिलाते रहे, तो ना नींद आएगी, ना फोन चला पाओगे, आराम से पढ़ पाओगे। पढ़ाई करने का कारण जो है वो हमारा अभी फिलहाल अच्छे मार्क्स लाना है। और अच्छे मार्क्स भी हमें क्यों लाना है, ताकि हमारा एक बेस बन जाए। मार्क्स अच्छे आएंगे, सब्जेक्ट जो हमें चाहिए वो सब्जेक्ट मिल जाएगा तो आगे की तैयारियां जो है वो हमारी 11th की काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अभी अगर कम मार्क्स आते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, घर वाले कहते हैं नंबर तो लाया नहीं, आगे जाके करेगा क्या। ये सारे सवाल जब आपके 10th क्लास के एग्जाम के बाद में खड़े होंगे ना, तब आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। तो वो दिन सोचो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें बिल्कुल दिल से रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार थोड़ा और पढ़ लेते तो प्रॉब्लम मतलब थोड़ा और पढ़ लेते प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा और पढ़ लेते तो शायद आज थोड़ी सी अच्छी स्थिति पे होते। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पक्का नहीं होगा। कर लो, अभी कर लो, समय है। सारी मटर गश्ती जितनी करी भूल जाओ, बिल्कुल टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं भूल जाओ। अभी भी ऐसा समय है कि अगर दिल लगा के भिड़ गए तो आराम से हो जाएगा, एकदम फ्लो में, मतलब एकदम जंप मार जाओगे आप, है ना। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो मैंने आपको आपकी टेबल की बात की, उस टेबल का आप अभी से ध्यान रखो, अच्छे माहौल में बैठ के पढ़ाई करो। बाकी किसकी क्या गॉसिप हो रही है, इन सारी चीज़ों को अभी बिल्कुल अलग से दिमाग में से निकाल दो। फ़ोन जो है वो लग रहा है कि हाँ यूज़ करना है हमें तो ही उसको निकालो, या फिर ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे पढ़ लिया, अब 1 घंटा कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब से समझ लेता हूँ, तो फिर वैसे करके आप चलाओ। लेकिन ये मत करो कि पढ़ भी उसी समय पर रहे, रीडिंग भी उसी समय पर लगा रहे हैं और फ़ोन भी उसी समय पर चला रहे हैं, ये वाला काम नहीं करना। वो फोन वाले जो वीडियो वाला सेक्शन है ना, उसको आप अपना 1-2 घंटे का टाइम दिन का अलग दे दो कि वो आप अलग से करोगे, है ना। लीजर टाइम में भी आप वो चीज सुनते रहोगे, फिर भले थोड़ा बहुत चला लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका जो 2-3 आवर का स्लॉट का टाइम है, उसके बीच में फोन अपने को नहीं रखना, बाहर रख दो। मम्मी कुछ ले लेगी, देख लेगी, कोई बात नहीं, टेबल के नीचे रख दो, अलमारी में रख दो, साइलेंट करके रख दो, कैसे भी करके रख दो, पर अपने आप से दूर रख दो। कर लोगे पक्का? कमेंट सेक्शन में हाँ आ जाना चाहिए भैया। अब सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको सोशल साइंस के लिए देने वाली हूँ, है ना। देखो, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो 10th क्लास क्या होता है ना, सीधे मेन मुद्दे पे आती हूँ। 10th क्लास या कोई सी भी क्लास
कि या किसी भी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हो, एग्जाम दे रहे होते हो, तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का आउटपुट नहीं होता है ना, वो सब सब्जेक्ट्स को मिला के जो है वो आपका रिजल्ट बनता है। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, है ना। अब जब सब सब्जेक्ट को मिला के आपका रिजल्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को अच्छे से कर लोगे जिसमें आसानी से मार्क्स आ सकते हैं, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट सुधरेगा कि नहीं? बिल्कुल सुधरेगा, आराम से सुधरेगा। ठीक है, तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार आपने जो वो मेरे वीडियो लेक्चर वगैरह देख के अगर आपने लिंक बना ली ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको आंसर भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन आंसर में मैं आपको ऐसी पक्की करवा दूंगी कि आपको उसके अलावा क्वेश्चन कहीं पे दिखेंगे नहीं, दिखेंगे भी तो आपको आंसर फ्रेम करना आ जाएंगे। वो जिम्मेदारी मेरी अगले 2 महीने की, वो काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, अब आप क्या करो, आप ये सारी चीजें देखो, इसको नोट करो कि आपको वाकई में अभी ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसमें करना क्या है। ठीक है, अब ये जो आपकी प्री बोर्ड वाली एग्जाम है ना, आपको ध्यान में रखना है कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत करके हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मैथ साइंस में कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई तो वहां हमारे मार्क्स थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन उतनी ही से थोड़ी सी भी कम अगर हमने दिल लगा के मेहनत इनमें कर ली तो हमारा स्कोर एकदम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोशल साइंस के ऊपर आ जाते हैं भैया कि सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स लाना, तो मैडम आप इसमें भी बता दो। नेशनलिज्म इन इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं हम, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पीछे पड़े रहते हैं हम, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के हमारे दिमाग में ही नहीं आते, हमें याद ही नहीं होते, क्या करें हम? वहां भी गलती कर जाते हो। जैसे हमने सब्जेक्ट में सेग्रीगेट किया कि सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो हमारा ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही सोशल साइंस के अंदर भी ध्यान लगाओ, हिस्ट्री में बड़े चैप्टर्स हैं, ज्यादा समय लेते हैं, स्कोरिंग उतना ही है ना, स्कोर उतना ही है जितना बाकी सारे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और इनका है। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और आपका जो सिविक्स वाले जो चैप्टर्स है जो काफी इजी हैं, जो कम समय में हो सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर बाद में इनको पढ़ो। बच्चे मैंने देखा डेट्स के पीछे लगे हुए हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया की, लगे हुए नेशनलिज्म इन यूरोप की, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन में भी डेट नहीं आती वो वाली, जिसके पीछे वो पूरा का पूरा अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। ठीक है करो उनको भी, मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दो, लेकिन आपके पूरे नंबर तो डेट्स में से नहीं आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। 10 नंबर भी डेट्स में से नहीं आने वाले आपके, मैं तो कह रही हूँ 5 नंबर भी डेट्स में से नहीं आने वाले आपके, तो फिर क्यों उसके ऊपर इतनी माथापच्ची करनी है? नेशनलिज्म इन इंडिया के, नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ क्वेश्चन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ क्वेश्चन ऐसे पक्के हैं जो आते ही आते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप उनको पक्के से कर लो। ठीक है, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री वाला सेक्शन आपको कैसे कंप्लीट करना है, कुछ आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। बस मेरा इतना अभी फिलहाल आपसे कहना है कि सोशल साइंस के अंदर भी जो सब्जेक्ट्स कम समय में आपको ज्यादा स्कोर दे सकते हैं, आप उनको अच्छे से कर लो। ज्योग्राफी के सब चैप्टर्स बहुत इजी हैं, है ना, साथ ही में अपने जो ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स बहुत इजी हैं, भयंकर इजी हैं। सिविक्स के चैप्टर भी खासे इजी हैं, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं, है ना, तो ये इजी है, इनको थोड़े समय लगेगा, आप कर लोगे, आपका स्कोर जो है वहां से बूस्ट हो जाएगा। फिर आप जो है वो हिस्ट्री पकड़ो, फ्रेश माइंड से हिस्ट्री करो, जितना याद रह रहा है इतना आप आराम से कर लेना। कुछ क्वेश्चन पक्के हैं, उनको पक्के से दिमाग में बिठा लेना, और बाकी हम इतना भी कर लेंगे कि अगर उनको छोड़ के भी और दूसरे क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो भी आपको बन जाएगा, है ना। इनका आप ध्यान रखो। साथ ही में अगर पेपर पैटर्न को देखा जाए तो आपके एमसीक्यूज रहते हैं, है ना, आपके एमसीक्यूज रहेंगे, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर केस बेस्ड और मैप वर्क। तो अब आप वेरी शॉर्ट और लॉन्ग को एकदम हटा दो, साइड कर दो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम साइड कर दो। आपके बच रहे हैं क्या? एमसीक्यूज के साथ में आपके बच रहे हैं क्या? मैप वर्क और केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन। मैप वर्क और केस बेस्ड क्वेश्चन से अभी आज मेरे साथ में शपथ ले लो यहीं की यहीं कि 1 नंबर भी आपका नहीं कटना चाहिए, 1 रत्ती भर का नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, 4 मार्क्स के 3 आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क आएगा। मैप वर्क आपका सीधा सच्चा सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन दे दी जाती है कि किस चैप्टर में से कौन सा मैप वर्क में से कौन कौन से नाम पूछे जाएंगे। पूरे के पूरे वीडियोस जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप वो मैप वर्क कर लो, आपको उसके बाहर मैप वर्क आपका जाना नहीं है। ठीक है, मैप वर्क आपके हो गए 5 नंबर, यहाँ से आपके पक्के हो गए। उसके बाद में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो केस बेस्ड तो इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस से भी इजी आते हैं। क्यों इजी आते हैं? क्योंकि इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस में तो कई बार हमको आंसर मिलता ही नहीं है, फ्रेम करना पड़ता है। लेकिन ये वाले जो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, या थोड़ा बहुत भी फ्रेम करना पड़ा तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आराम से उसमें से कहीं ना कहीं देख के, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे दिए है ना, मतलब वो
ऐसा सेक्शन है आपका कि आपके पास में खुली किताब पड़ी है और ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसके आंसर ढूंढ दो। कितना ईजी है, कितना ज्यादा ईजी है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो ये 2 सेक्शन थे आपके पक्के हो गए। एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज में अगर हम देखेंगे तो एमसीक्यूज भी हमारे कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं आते। क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, कंफ्यूजन की का बहुत ज्यादा उसके अंदर सवाल नहीं उठता। यूजुअली आपको एक दो ऑप्शन के अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट रहता है, जो भी आप कर लोगे। बस मेरी एमसीक्यूज को लेके ये टिप रहेगी आपकी कि आप छोड़ना मत एक भी एमसीक्यू, तुक्का मार के आ जाना एमसीक्यू में, पर एमसीक्यू छोड़ के मत आना। छोड़ के आने की जरूरत नहीं। नेगेटिव मार्किंग है क्या? गलत टिक कर लोगे तो नंबर कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे बिल्कुल। एमसीक्यूज आप बकायदा अच्छे से करके आओ। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये रेलेवेंट आंसर है, ये आप करके आना, बिल्कुल हो जाएगा। अभी आने वाले समय में, आने वाले जो आपका समय है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज जो है, साथ ही में आपके जो सब्जेक्टिव में 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैप वर्क की पूरी सीरीज, ये सब आपको मिलते जाएगी। बाकी जो पूरा सिलेबस है, जो आपके वन शॉट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ये सब हमने करवा रखे। आप आराम से देख सकते हो, बढ़िया से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपको पढ़ाई लिखाई को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पैसा देना है तो आपको कोई लोड हो, है ना। अब उसके बाद में आप अभी प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करो, ये बिल्कुल भी मत सोचो कि इस एग्जाम के नंबर आपके जुड़ने नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। देखो, आगे आपको अगर बढ़ना है तो ये एक ट्रायल एग्जाम है ना। ये वैसा का वैसा एग्जाम होगा सेम जैसा आपका फरवरी में होने वाला है, ठीक है। जब ये वैसा का वैसा एग्जाम होने वाला है आपका, तो आपके पास में मौका है कि 2 महीने पहले आप एक बार ट्रायल एग्जाम दे सकते हो। कितनी अच्छी बात है। तो इसमें आप टाइम वेस्ट क्यों करो। इसमें समझ लो कि अगर आपके ठीक ठाक नंबर भी आ जाते तो वहां तो आपने एकदम धूम मचा देनी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, रहने देता हूं, तो क्या गारंटी आप आगे के 2 महीने में भी पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। आप अभी से शुरू करो। अभी आप किसी चैप्टर को उठा के बैठोगे ना, नया चैप्टर आपने उठाया कि ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ये मैं पढ़ लेता हूँ अभी प्री बोर्ड्स के लिए, तो उसमें अभी आपको थोड़ा डाउट आएगा, है ना। प्री बोर्ड की एग्जाम आप दे के आओगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। फिर जैसे ही आप वापस से मेन एग्जाम के लिए उस चैप्टर को पढ़ोगे, आपको वो चैप्टर इतना ईजी लगेगा जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर आपने प्री बोर्ड के लिए वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया, और सीधे एग्जाम के लिए आपने वो चैप्टर उठाया, तो कंफ्यूज होते रहोगे, वो चैप्टर नया लगता रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। प्री बोर्ड का सबसे बड़ा ये फायदा है, आप उसके लिए अभी से पढ़ाई करो। प्री बोर्ड को बिल्कुल लाइटली मत लो, भले उसके नंबर ना जुड़े, आप अपने लिए पढ़ाई करो। देखो कि अपन कितनी ज्यादा तैयारी कर सकते हैं इस समय पे। उसके बाद में वापस जब मेन एग्जाम के लिए उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे, तो वो आपका रिविजन रहेगा। आप अपने आप बाकी सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। कर सकते हो कि नहीं? बहुत आसान है। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, ये वाले टाइम पीरियड में आप जो पढ़ाई करते हो ना, ये आपको जिंदगी भर याद रहती है। मेरे को भी याद है, मेरे को याद है मैं कैसे आखिरी वाले समय पे, मतलब मैं भागी थी अपनी कोचिंग प्री बोर्ड का पेपर लेने के लिए कि भैया दूसरे क्लासेस के भी जो दूसरे स्कूल्स के भी जो प्री बोर्ड के पेपर्स आए उनको लेके आऊँ, मैं उनको प्रिपेयर करूँ। रात रात को बैठ के दोस्तों से सवाल पूछा करते थे कि ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर है, या पहले तो शायद वो रशियन रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर भी हुआ करता था शायद, तो उसमें तो मतलब वो पता नहीं, पढ़ा ही नहीं था आखिरी तक, फिर अचानक से पढ़ने बैठी। मतलब जो भी है आपको याद रहता है, आपको याद रहता है। हालांकि स्टिल आई मैनेज टू डू एट द एंड मोमेंट, और उस समय पे मेरे को बहुत अच्छे, सोशल साइंस में तो हमेशा बहुत अच्छे नंबर आते थे। 10 CGPA बना था मेरा 10th क्लास में, को अभी तक याद है, क्योंकि सबसे अच्छा स्कोर मेरा 10th क्लास का था। आपको याद रहेगा, भले आपका फुल मार्क्स नहीं आए, पर आपकी जो मेहनत है ये आपको याद रहेगी। इसमें इस समय पे बिल्कुल भी मटर गश्ती मत करो, खूब मन लगा के पढ़ो, एकदम भीड़ के पढ़ो। घर वाले एकदम आपकी नजर उतार लेने चाहिए, है ना। अब जैसे मैंने आपको सोशल साइंस का बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सोशल साइंस एक क्या है, बोलो क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर आपने थोड़ा अच्छा ध्यान दे लिया तो आपका पूरा ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बूस्ट अप हो जाएगा। आपके सीनियर्स से पूछ लो भले से, अगर वो डिनाई कर दे इस बात को तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि विद इन सोशल साइंस में मैडम हम कैसे पढ़े, तो आपके जो टफ चैप्टर्स हैं, टफ जो सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर 4 है आपका, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो अभी उसको हिस्ट्री को थोड़ा सा रखो, क्योंकि हिस्ट्री में ही दिमाग लगाते रहते हैं बच्चे, भिड़ के पड़े रहते हैं। नहीं, स्ट्रेटेजिकली काम करना है। आप पकड़ो इकोनॉमिक्स, आप पकड़ो आपका ज्योग्राफी, आप पकड़ो सिविक्स, इनको करो, और इनमें अब रीडिंग लगाना बंद कर दो चैप्टर की।
अभी तक समय था आपके पास में, आपने रीडिंग लगा ली चैप्टर की, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका किसी भी एग्जाम को देने का, जितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं हर चैप्टर में से आप उतने क्वेश्चन लगाओ। अगर रीडिंग लगा भी रहे हो तो एक एक लाइन वाइज मत पढ़ो, ये पैराग्राफ उठाओ, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर मैं क्या दूंगा, ये तरीका। इस पेज में से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन के आए तो मैं उसका आंसर क्या दूंगा, इसका आंसर ये लिखूंगा, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, हिंदी में बोल के पूरा अपना अपन ने रिवाइज मान लिया। 15 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए एक चैप्टर को रिवाइज करने में। एक एक लाइन लेके मत बैठना, पैराग्राफ ये दिस नेशनलिज्म इन इंडिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करके 3-4 घंटे तक आपका चैप्टर खत्म नहीं होना, ऐसा करना ही नहीं। एकदम माइंड को एक्टिव करो, अब भी हाल बैठो, बुक उठाओ, देखो इस पेज में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर ये होगा, फ्लिप आगे बढ़े, इस पेज में से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका ये आंसर होगा, इस पॉइंट में ये लिखूंगा, इस पॉइंट में ये लिखूंगा, इस पॉइंट में ये लिखूंगा, आगे बढ़े। ऐसे करके हिंदी में, एकदम हिंदी में बिल्कुल बोलो पूरी चीजें, आपको अपने आप वहां पे जाके याद रहेगी, ठीक है। अब जैसे अब इतना तो हो गया कि हमको किसको ध्यान देना है, फिर उसके बाद आप हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री से फिर आप आराम से आपके क्वेश्चन लगाओ कि किस पैराग्राफ में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या उसके आपके आंसर होंगे, ठीक है। डेट्स एक समय तक याद रखो, जितना लग रहा है, एक मार्जिन याद रख लो कि अराउंड इस टाइम की बात है। कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख लो तो आपको डेट्स अपने आप याद रहनी है। मैंने वीडियो बना रखा है हाउ टू रिमेंबर डेट्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला वीडियो भी हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी इतना डेट के पीछे लगे रहते हैं बच्चे, इतना कुछ डेट से रिलेवेंट होता नहीं है। कई बार तो क्वेश्चन में ही लिख के दे देते हैं, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट 1919, बताओ बताओ। आप वहां पे जाके सोचते हो, मैं तो मतलब सच्ची में सोचती थी इतनी देर से आंसर में मैं याद कर रही थी कि कौन से एक्ट, कौन से ईयर का एक्ट था, इन्हें तो क्वेश्चन में लिख के दे दिया, क्या मतलब निकला। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को टाइम मैनेज करना है ना। टॉपर वही है, जीतता वही है जिसको पता है कि क्या पढ़ना है, ना कि सब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये किसी ने समझ लिया तो वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बाकी भले सारे के सारे पढ़ते रहो भिड़ के 12-12 घंटे, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। कम समय पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि आपको काम आए और आपका काम बन जाए, ठीक है। अब पेपर में प्रॉब्लम क्या आती है कि मैडम हम जो है आपके आंसर कैसे याद रखें, या फिर आंसर को हम पॉइंट्स में कैसे क्रिएट करें, ठीक है। फिर उसके बाद में मैप वर्क हम कैसे करें, ये कुछ मेन सवाल होते हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर पहली चीज, हाउ टू रिमेंबर आंसर, सबसे बड़ा सवाल। पिछले बैच के बच्चे तो इतने ज्यादा परेशान थे सवाल को लेके, क्योंकि बेचारे एमसीक्यू हुए उनके टर्म 1, फिर टर्म 2 में अचानक कह दिया कि सब्जेक्टिव होगा, है ना पेपर, तो घबरा गए क्योंकि लॉकडाउन था, पढ़े ही नहीं थे बेचारे, तो बहुत दिक्कतें आई। लेकिन फिर सब्जेक्टिव भी कवर्ड समहाउ, है ना। तो आंसर राइटिंग की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, आंसर को कैसे लिखें इसका जवाब भी आपके पास है। आप जितना ज्यादा आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको आंसर अपने आप याद रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आंसर याद रखने को लेकर मैं हर बच्चे को कहती हूं, आपको ये जरूर से दिमाग में रखना है कि आंसर, आप कोई सा भी आंसर लर्न कर रहे हो, लाइन वाइज आंसर मत याद करो कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट की एक एक चीज लाइन वाइज, वर्ड टू वर्ड, इज एम आर द सब याद कर रहे, नहीं। 4 घंटे तक उन डेफिनेशन को बोल दो, एग्जाम में जाके बैठोगे पैनिक अटैक होगा, पहला शब्द भूले पूरा आंसर आपका गायब हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ाई की। तो सबसे अच्छा तरीका इसको लेकर ये है, जैसे मैंने आपको बताया, आप लो क्वेश्चन, व्हाट इज रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, जैसे ये पहला क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर कैसे याद करोगे कि रॉलेट एक्ट सबसे पहले तो कौन से साल में हुआ था, है ना, वो दिमाग में रख लो कि इस साल में हुआ था। उसके बाद में आपको लिखना है कि भैया रॉलेट एक्ट में ये प्रोविजन थे, फॉलोइंग वर द प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट। नंबर 1 कि भैया अगर आपने कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी की तो आपको इतने साल के लिए डिटेंशन दे देंगे, है ना। फिर उसके बाद में आपको इंपीरियल असेंबली में सारा कुछ जो है वो हुआ था, उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी नहीं मानी और रॉलेट एक्ट जो है वो पास कर दिया गया था। तो ऐसे करके हिंदी में बोल के आपने आंसर अगर याद किया है ना कहानी के तौर पे, तो वहां पे कोई माइकल लाल आपको भुला नहीं सकता। मतलब आपकी गर्दन भी दबाते रहेगा ना तो भी आपको आंसर रहेगा कि हाँ ये मेरे को लिखना है। क्यों? क्योंकि आपने हिंदी में बोला है, आपकी भाषा में बोला है, आपको समझ में आया आंसर, आप लिख लोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अपना जो है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इकोनॉमिक वो रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो आप बताओ उसके अंदर, आप उसको ऐसे याद करो, आप लाइन वाइज मत याद करो, है ना, वर्ड टू वर्ड याद मत करो, आप उसको ऐसे याद करो कि भैया सोल्जर्स को जो है वो उठा के ले चले जाते थे, बिना बताए ले जाते थे, जबरदस्ती ले जाते थे, फिर कस्टम ड्यूटीज लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, है ना। फिर उसके बाद में जो है वो कहा जाए तो
बहुत ज़्यादा लोगों को कुल मिला के जो है वो सप्रेस करने लगे थे, और साथ ही साथ में फिर वो फेमाइन आ गई थी, है ना, एपिडेमिक हो गया था, है ना। तो ये पूरा ऐसे अगर आप ऐसे बोल बोल के ऐसे ऐसे याद करोगे तो आपके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आपने ऐसा दिमाग में रखा और आपका आंसर जो है वो सम अप हो गया। ऐसे आपको आंसर याद रखने हैं। आप मेरे को बताना, सच्ची कह रही हूँ, अब भी हाल 2 मिनट वीडियो पॉज करके ये वाली ट्रिक आप अपनाओ। 3 मिनट बड़ा से बड़ा आंसर आप उठा लो और इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला है ना, इस तरीके से उस आंसर को लर्न करो। 3 मिनट में अगर वो आंसर आपको याद नहीं होता है तो आप इस वीडियो को हटा देना, सुनना ही मत आगे। और अगर हो जाता है तो जरूर से बताना कि हाँ हुआ है हमें आंसर याद, ताकि बाकी सारे बच्चे भी कर पाए। ये आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन ऐसा वाला नहीं रखना, हेल्दी कंपटीशन रखना है, अपने आप से कंपटीशन रखना है अपने को। आप जो लिख के आओगे उसके नंबर आपको मिलेंगे, आपने अच्छा लिखा है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। आपका किसी को नहीं बताने से कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस आप नहीं करोगे, ठीक है। तो आप बताओ कि हाँ हुआ है इससे मेरे को, ये वाला जो है वो ट्रिक सही है, सब अपनाओ, ठीक है। तो ऐसे आंसर आपने याद कराना, मस्त से आपको आंसर बनेगा। बेस्ट वे टू डू मैप वर्क, सबसे अच्छा तरीका मैप वर्क करने का ये है कि देखो, सारे के सारे मैप लेकर मत बैठो। सबसे पहली बात, आपके हैं 7 चैप्टर में से आपको मैप वर्क आ रहे हैं टोटल मिला के, हिस्ट्री और सिविक्स को मिला के, जिसमें हिस्ट्री के 2 नंबर तो आपके पक्के। हिस्ट्री में से क्या आना है आपको, एक तो वो 5-6 जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, है ना, वो जो अपना इंडिगो प्लांटर्स का सत्याग्रह कहाँ पे, पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, है ना, आपका जो है वो क्या बोलते हैं, एक और सत्याग्रह जो था ना इंडिगो प्लांटर्स वाला, है ना, वो तीनों सत्याग्रह ले लो आप उसके अंदर, कॉटन मिल वर्कर वाला ले लो, पीजेंट सत्याग्रह ले लो, इंडिगो प्लांटर्स वाला सत्याग्रह ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद में वो चंपारण में हुआ था, फिर वो क्या बोलते हैं अपना, है ना, वो चौरी चौरा में क्या करा था, बंद कर दिया था अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। फिर उसके बाद में वो जो है अपना अमृतसर में जलियांवाला बाग, ये कुछ पॉइंट्स है ना, इसमें से ही कुछ आना है हिस्ट्री का आपके। ये वाला एक तो पक्का हो गया, और एक वो जो 3 जगह है आपकी, है ना, जहाँ पे वो कांग्रेस के सेशन हुए थे, वो आपने याद कर 2 नंबर आपके पक्के, 2 नंबर आपके पक्के। एक मैप लो, सबको उसके ऊपर मार्क करो। एक बार मार्क कर लिया ना आपने, नहीं भूलोगे, पर मार्क जरूर से करना। 1 घंटा आप मैप वर्क को दे दो, फटाफट हिस्ट्री का मार्क किया, फिर उसके बाद में आपने दूसरे और मैप लिए, एक चैप्टर के फटाफट मार्क कर लिए, फिर उनको चिपका लिया अपनी टेबल के सामने। एक मैप पे लिख दिया ऑयल फील्ड, एक मैप पे लिख दिया आपने जो भी अगले जो सारे मैप्स हैं, है ना, वो सारे के सारे मैप्स लिख दिया आपने, मैप जो है वो चिपका दिए सामने दीवार पे। रोज घूमते फिरते आप देखोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, गॉड प्रॉमिस खा के, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मेरे को मैप याद ही नहीं होते थे। मैंने जब से आप लोगों को पढ़ाना चालू किया है ना, मेरे को मतलब ये था कि मैं यहाँ पे मार्क करा रही हूँ तो मेरे को मन से मार्क कराना है, बच्चों के लिए मेरे को मार्क कराना है, गलत नहीं होना चाहिए करके जो मैंने दिमाग में बिठाया कि गलत नहीं होना चाहिए, बच्चों को कराना है, मेरे को अपने आप मैप वर्क याद रह गए। मतलब मैं कोई अलग से बैठ के 2-3 घंटे उनको रटा नहीं, कोई अलग से बैठ के उनको नहीं किया, मेरे को पढ़ाते ही हो गए। तो क्योंकि आपने मैंने फुल फोकस के साथ में उसको 1-2 बार देखा कि हाँ ये यही होना चाहिए, बस। मैप की और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 4-5-6 बार आपने मैप को घूमते फिरते देख लिया, कभी नहीं भूलोगे, आराम से आपका मैप वर्क हो जाएगा। आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है, आराम से आप करो, और भी जो है वो भी मैं आपको अभी आने वाले दिनों में सारी भेज दूंगी, ठीक है। हाउ टू क्रिएट आंसर इन पॉइंट्स, नंबर बेस्ट थिंग, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट में लिखने को आंसर बोला है ना, तो ही आप आंसर पैराग्राफ में लिख के आना, नहीं तो आपको आंसर पॉइंट में ही लिख के आना। सबसे पहला फायदा आंसर पॉइंट में लिखने का कि आपकी एक तो स्पेस भरी भरी दिखती है, ठीक है, आपकी स्पेस भरी भरी दिखती है। प्लस दूसरा पॉइंट आपका ये है आंसर लिखने का कि आप आपने दिमाग में अभी पढ़ते टाइम, आंसर लर्न करते टाइम आपने पॉइंट बनाया कि ये है ना, तो आप जब वहां पे पॉइंट लिखोगे ना तो आपको इजी रहेगा। लेकिन वही ये करके अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, उसको पैराग्राफ में लिखने जाओगे तो वहां पे एग्जैगरेट ही नहीं कर पाओगे, उसको लंबा खींच ही नहीं पाओगे, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार पॉइंट्स में लिखने बैठे तो आराम से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट्स में लिखने का फायदा ये है कि टीचर को बहुत आसानी होती है पेपर चेक करने में। अब टीचर को आसानी है पेपर चेक करने में, मतलब आपके नंबर कोई नहीं ले सकता। आपको पेपर देते टाइम पूरी की पूरी यही कोशिश करनी है कि टीचर को आसानी हो आपका आंसर चेक करने में, टीचर को आसानी है आंसर चेक करने में, बस ऐसा पेपर लिखना है कि टीचर को फट आंसर मिले कि हाँ ये नंबर दिया आगे बढ़े, ये नंबर दिया आगे बढ़े,
ठीक है, समझ रहे हो? सब पॉइंट लिखो, सब पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, उसको एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो आपको आंसर कैसे क्रिएट करना है, तो इसका जो जवाब है वो यही है, आंसर याद करने में ही। जब आप आंसर पॉइंट्स में ही याद करोगे तो आपका आंसर अपने आप पॉइंट्स में बन जाएगा, हो जाएगा। फायदे भी मैंने आपको बता दिए कि क्यों पॉइंट्स में लिखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम ये हो रहा है हमारे साथ में, तो वो हो रहा है मैडम हमारे साथ में, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, भर भर के लिखो, सारी चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, मैं आपकी दोस्त, मैं आपको दूंगी पक्के से सबका, ठीक है। अब ये वाला जो समय है, ये जिस दिन से ये वीडियो आपको मिल रहा है, इसके बाद वाला जो समय है, इसमें आपको बस बने रहना है। सारी चीज़ें A to Z आपको मिलेगी, और ऐसे मिलेगी कि आपका कहीं नंबर नहीं कटेगा। पेपर ऐसे मैं आपको बना के दूंगी, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करवा के दूंगी, ये सोच के कि मेरा पेपर है, ये कर लेंगे बच्चे तो और अच्छा होगा, ये कर लेंगे बच्चे तो और अच्छा होगा। बस आपको बने रहना है, साथ ही साथ में मैं जो भी आपसे सवाल पूछती हूँ वो आपका आंसर आप मेरे को मिलना चाहिए, बस इतना ही चाहिए मेरे को आप लोगों से, और कुछ नहीं। जैसे पिछली बार आपके सीनियर्स के साथ में मिलके हमने एकदम बढ़िया आग लगा दी थी, बहुत बढ़िया पेपर देके आए थे, वैसे ही इस बार भी हमको करके आना है, पक्का प्रॉमिस। आंसर कमेंट्स में लिख दो एकदम मैडम, पक्का प्रॉमिस, पक्का कर लेंगे। टेबल कुर्सी वाली बातें जरूर से ध्यान रखनी है, और जो भी दिक्कत है आप जरूर से बताओ, है ना। अच्छे से आपका हो जाएगा, चैप्टर्स आपके सारे रेडी है, सब कुछ आपको अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन्स पे किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं है ना। प्री बोर्ड का ध्यान इतना रखना है कि ये ट्रायल एग्जाम है, इसमें अगर हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो हमारे पास में रिवीजन का समय मिलेगा, और हम चैप्टर कभी नहीं भूलेंगे, और हम आसानी से फाइनल एग्जाम में बढ़िया से आंसर देके आएंगे, है ना। तो तैयारी बढ़िया, तैयारी जीत की रख के आना, ठीक है। 80 में से 80 नंबर सोशल साइंस में हमारे कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्यों? क्योंकि ये सारे कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, सब कुछ बताओ जो मन में लग रहा है। आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।